हेलो बच्चास, कैसे आप लोग सब। दिस इज अर्जुमान अख्तर फ्रॉम द टीम रेड फाइट एंड हियर वी विल स्टडी civics of class 7. याद है आप लोगों को, in this video we will be discussing the question answer of this chapter. The chapter is on equality. मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को द वेरी लास्ट एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट बता दिया था। वो जो एक और सेक्शन था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड था, जो इक्वालिटी को प्रोवाइड करने के लिए थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से इक्वालिटी हमारे लोगों तक पहुंच सके। इसमें सरकार ने किस तरह से अपना योगदान दिया, ये हमने पढ़ा था। आज हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन बिकॉज अभी हम लोग टारगेट करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स जो कि इस चैप्टर से टच होते या पूछे जा सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि एक तरह के क्वेश्चन 3-4 वे में लिखे होते हैं। तो अगर आप उसका वन साइडेड से अवेयर होगे कि इस तरह के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, इसका आंसर इस तरह का निकल सकता है, देन यू विल बी एबल टू टैकल ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज वेरी इजी। सबसे पहला ही टॉपिक है आपका इक्वालिटी। तो अगर मैं ये पूछूं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इक्वालिटी, तो इक्वालिटी क्या है बच्चों? इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। ठीक है, इक्वालिटी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस, इन सब जगह पे हमारा इक्वल होना, ये क्या है? इक्वालिटी का डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन आप इक्वालिटी को एक्सप्लेन कैसे करोगे बाय गिविंग सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स, ये आप लोगों को देखना है कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को दिए हैं कि हाउ द इक्वालिटी इज अकम्प्लिश्ड, किस तरह से इक्वालिटी दिखती है। मैंने आप लोगों को सबसे फर्स्ट क्लास में शॉपकीपर वाला एग्जाम्पल दिया था, उससे हमें पता चलता है कि इक्वालिटी है कि नहीं। वो एक एग्जाम्पल आप पुट ऑन कर देना, एग्जाम्पल लिख करके नीचे एक सेंटेंस बना देना, तो दैट इज द बेसिक। अगर आपको शॉर्ट आंसर में पूछा जाए डिफाइन इक्वालिटी, तो 1-2 लाइन में लिखिएगा द स्टेटस ऑफ बीइंग इक्वल इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, रिलीजियस, अपॉर्चुनिटीज, ये सारे जो भी है दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। लेकिन अगर थोड़ा लॉन्ग वाइज पूछा जाए तो उस पर एग्जाम्पल लिख करके एक सिनेरियो सेट कर दीजिएगा। जो भी फर्स्ट सिनेरियो जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। सो अगर ये पूछा जाए इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, अगर मैं ये पूछूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? तो सबसे पहले अगर ये पूछा जाए तो सबसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक लॉ है। ठीक है, एक वो किसके लिए है? जिसके अंडर हर तरह के सिटीजन को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी लाइफस्टाइल से आया हो, किसी भी नेशनलिटी का हो, उसे राइट टू वोट दिया जाए। अंडर दिस लॉ एवरी सिटीजन हैज द पावर टू गिव अ वोट, और उसका वोट इक्वल होगा। लेकिन इस पॉइंट पे आपको ये भी लिखना है कि ये लॉ कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, और इस लॉ का बेसिक एजेंडा क्या है? इस लॉ का एजेंडा क्या है? टू स्प्रेड इक्वालिटी इन द सोसाइटी या इन द पीपल। वो अपने सोसाइटी में लोगों के बीच ये बात रखना चाहते थे कि हम सब इक्वल है, तभी तो ये लॉ बना। अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का एम था टू स्प्रेड इक्वालिटी। आप इस तरह से इसका आंसर करोगे। ठीक है, द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ अ डेमोक्रेसी? एक डेमोक्रेसी का क्या क्या चैलेंज होता है? अगर हम एक डेमोक्रेसी वाला सिस्टम अपने देश में चलाना चाहें तो उसका क्या क्या होता है, मतलब चैलेंजेस, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। देखो, एक कंट्री डेमोक्रेटिक कब होती है? जब एक पार्टी, जो एक स्टेट, हमारा जो गवर्नमेंट है, दैट इज टू द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट बाय द टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल होता है ना। एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वैसे ही होता है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? जो एक्चुअली में देश के लिए क्या काम करे, फेडरल फैक्टर पे, मतलब कि निशक्त होके काम करे, किसी भी तरह से वो किसी को, मतलब होता है ना, इनजस्टिस वे में काम ना करे। लेकिन उस बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आती, हर सिस्टम ऐसा वर्क नहीं करता। वो प्रॉब्लम्स क्या होती बताओ, क्या चैलेंजेस होते हैं? सबसे पहला जो सबसे बेसिक है, जो हमारे सिस्टम को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक करता है, जो सबसे ज्यादा हमारे सिस्टम में खराबी है, क्या है वो? करप्शन। ठीक है, करप्शन क्या है? सबसे पहला चैलेंज है। सिस्टम में करप्शन रहेगा, लीडर्स ही करप्ट रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे, लोगों को नहीं समझेंगे, वैल्यूज नहीं समझेंगे, तो हमारा किसी भी तरह से हमारा जो डेमोक्रेसी वाला जो फैक्टर है वो कभी हमारे देश में नहीं आएगा। सेकेंड, मैं आपसे चैलेंजेस पूछ रही हूँ, आप 2 या 3 दे सकते हो, इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंड हो सकता है कास्टिज्म। कास्टिज्म सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश का।
हमारा देश अगर डेमोक्रेटिक है, फिर भी अगर डेमोक्रेटिक नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी भी हमारे देश में कास्टिज्म है, भेदभाव है, कम्युनलिज्म है, लोग कम्युनिटी वाइज बटे हुए हैं, कास्ट वाइज बटे हुए, अभी भी एक जाति दूसरे जाति को या एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर कभी भी ऑप्रेसिव हो जाता है। बस एक छोटी सी उन्हें चिंगारी की जरूरत है। इसीलिए हमारा देश डेमोक्रेसी के चैलेंजेस बीच में फंसा हुआ है। थर्डली अगर पूछा जाए, रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट। एंटी सोशल एलिमेंट मतलब कौन? ऐसे एलिमेंट जो सोशली हमारे देश को पीसफुली नहीं रहने देना चाहते, ऐसे लोग, ऐसे प्रैक्टिस, ऐसे पॉलिसीज जो कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो क्या है? चैलेंज डेमोक्रेसी का। अब एक तरफ हमारी सरकार बोल रही है कि हमें पीसफुली हर रिलीजन्स को हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलता है, राइट टू रिलीजियस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है, और दूसरी जगह अगर कहीं पे कोई स्टेट में, किसी भी स्टेट में कोई एक सोशल रिफॉर्म, कोई एक सोशल ग्रुप बन जाए जो सिर्फ किसी एक धर्म को सपोर्ट करे और उसी में उन लोगों को आगे बढ़ाओ, दूसरे धर्म को नीचे खींचता रहे, दूसरे धर्म को इमर्ज ना होने दे, तो वो क्या एंटी सोशल एलिमेंट है ना। एक तरफ तो सरकार मेहनत करी, पर दूसरी तरफ क्या हो रहा है? एंटी सोशल एलिमेंट उन्हें सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर सम पॉइंट्स। या फिर ये भी हो सकता है कि सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे जो इनइक्वालिटीज, जो भेदभाव हो रहे लोगों के साथ, वो भी हमारा सबसे बड़ा रीजन है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो इन सारे पॉइंट्स को आप एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, what is the condition of people of the African Americans? ठीक है, despite legislation to stop inequality, क्या कंडीशन थी, क्या हालात थे अफ्रीकन अमेरिकन के लेजिस्लेटिव बॉडीज के ये इनइक्वालिटी को हटाने के खिलाफ वहां पर एक लॉ लाया गया था, जिसके वजह से अफ्रीकन अमेरिकन को इक्वली स्टेटस मिले। लेकिन इसके बावजूद ऐसे क्या हालात थे जिसकी वजह से अफ्रीकन अमेरिकन को इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती थी? इसके बावजूद सबसे पहला, इन सब एक्ट्स के बावजूद अफ्रीकन अमेरिकन क्या कंडीशन फेस कर रहे थे? दे आर स्टिल फेसिंग द कंडीशन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, अर्लियर उनके साथ भेदभाव होता था बिकॉज पीपल थॉट कि वो लोग का बैकग्राउंड क्या था? अफ्रीकन वेयर फर्स्टली, सबसे पहले अर्लियर टाइम में स्लेव्स थे। ठीक है, जो अलग अलग देशों में जाके काम करते थे। तो एट दिस स्टेज ऑफ टाइम पॉलिटिकल वाइज, इकोनॉमिक सेक्टर में भी उन्हें इक्वालिटी मिल रही थी। इवन जो लॉ मेकिंग थी, वहां की जो लॉज थी, वो भी उन्हें इक्वल वैल्यूज नहीं दे रही थी, उन्हें इक्वल स्टेटस नहीं मिला था। जो स्कूल्स थे वहां के, वो अफ्रीकन अमेरिकन जितने भी चिल्ड्रन होते थे उन्हें इक्वल स्टेटस, उन्हें इक्वल पढ़ाई में पोजीशंस नहीं मिल रही थी। वाई? बिकॉज दे वेर अफ्रीकन अमेरिकन। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट था कि वो उनके स्टेटस से बिलो है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस तो जो अभी भी वो लोग वहां पे फेस कर रहे थे। इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज उनके साथ इनइक्वालिटी होती थी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इकोनॉमिक लेवल पे, सैलरी लेवल पे भी क्या होता था? अगर अफ्रीकन अमेरिकन से कहीं पे और कहीं पे सिर्फ अमेरिकन से, तो उनके साथ सैलरी में भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही, जस्ट बिकॉज वो पहले अफ्रीकन है और अमेरिका में आके सेटल डाउन। बट अमेरिकन वो वहाँ के नेटिव सिटीजन है, तो उन्हें इक्वल सैलरी मिल रही थी। तो इस तरह का कंडीशन था जो अफ्रीकन अमेरिकन फेस कर रहे थे। वहां पे इनइक्वालिटी, उनके साथ जो लॉ निकला था उसके बावजूद इस तरह की कंडीशंस वहां के अफ्रीकन फेस कर रहे थे। ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इफ आई आस्क्ड, और बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते भी हैं, डिफाइन द सिविल एक्ट ऑफ 1964। ठीक है, तो सिविल एक्ट क्या है? तो आप एक्सप्लेन कर देना, व्हाट इज द सिविल एक्ट? अंडर दिस लॉ नो डिस्क्रिमिनेशन। ये लॉ किस लिए बनाया गया था? ताकि अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जो वहां पे भेदभाव हो रहा था, जो इनइक्वालिटी हो रही थी, उस चीज को खत्म किया जा सके। तो अंडर दिस लॉ नो डिस्क्रिमिनेशन कुड बी मेड on the basis of caste, on the basis of religious, on the basis of race, or on the basis of nation originality, कि वो किस जगह से आया है, किस देश का है, या वो कौन से रंग का दिखता है, कौन से धर्म का है, बड़ा है कि छोटा है, गोरा है कि नाटा है, कौन सा उसका फैमिली बैकग्राउंड है, इन सब पे उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो। इसीलिए ये सिविल एक्ट ऑफ 1964 निकला था। ये आप एक्सप्लेन कर देना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछूं, व्हाट इश्यूज, ठीक है, व्हाट इश्यूज डज अफ्रीकन अमेरिकन फेस इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी? तो ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर पूछा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो किस तरह का इश्यूज वो लोग फेस करते थे? किस तरह का इश्यूज? पहली बात मैंने कहा, उन्हें अभी भी लोग अनइक्वल देखते थे बिकॉज दे वर फर्स्टली कंसिडर एज स्लेव्स।
उनके साथ सैलरी में क्या होता था, इनइक्वालिटी होती थी। व्हेन इट कम टू स्कूल, जब एजुकेशन की बात होती थी तो फॉर अफ्रीकन अमेरिकन एक अलग स्कूल बने हुए थे कि अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे बाकी नॉर्मल कॉमनली स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए एक अलग स्कूल खोला गया था जहां सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे पढ़ते थे। जब वो कहीं जॉब में जाते थे या कहीं इंटरव्यूज या ट्रेनिंग के लिए जाते थे, दे गॉट डिस्क्रिमिनेटेड क्योंकि वो अफ्रीकन अमेरिकन थे। ठीक है, इवन द लॉ मेकिंग, जो वहां की लॉ रिफॉर्म्स थी, जो वहां की लॉ थी, जो मेन जुडिशरी सिस्टम थी, दे वर ऑल्सो मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन और बिकॉज दे वर अफ्रीकन अमेरिकन। ये सारा आप सिचुएशंस लिख सकते हो जो अफ्रीकन अमेरिकन फेस कर रहे थे, जिसके वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एड फ्रेंचाइज जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे डेमोक्रेसी में, व्हाई दिस, ये जो हमारा एक सेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनिवर्सल एड एंड फ्रेंचाइज, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। दिस आंसर यू हैव टू गिव मी, या जवाब आप मुझे दोगे, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चों से चाहिए, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूं, व्हाट आर द प्रोविजंस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से प्रोविजंस, मतलब कौन कौन से फीचर्स बनाए थे और ताकि इक्वालिटी का रिकॉग्नाइजेशन हो सके इन द सोसाइटी, इन द कंट्री। सबसे पहला क्या था उसका फैक्टर्स, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, सेकेंड, नो वन कुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजियस, ये सब जो भी है। थर्डली, एवरी पर्सन of any background, any caste, any creed is accessible to all public places, ये था, है ना। अनटचेबिलिटी को क्या किया गया था, डिनाइड कर दिया गया था, अनटचेबिलिटी वे डिनाइड। ये सारे प्रोविजंस थे फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी, कि लोगों तक ही इक्वालिटी की बात पहुंचे। उसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस तरह के रिफॉर्म्स या किस तरह के प्रोग्राम्स और स्कीम्स गवर्नमेंट्स ने निकाले हैं टू इम्प्लीमेंट दिस टर्म इक्वालिटी इन आवर सोसाइटी, तो आप क्या बताओगे? आप वही बताओगे जो ये दो आप लोगों ने टॉपिक्स में पढ़े हैं। फर्स्टली, the government had also tried some sort of schemes और programs ताकि वो लोगों के बीच, अपने सोसाइटी बीच या अपने कंट्री लोगों को ये बता सके what this equality। तो इसका सबसे पहला क्या है, सबसे फर्स्ट थ्रू लॉ के थ्रू वो चाहते थे लोगों में इम्प्लीमेंट करना इक्वालिटी। हाउ, तो इसमें आप लिखोगे द डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1916 का जो डिसेबिलिटी एक्ट था वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें क्या किया गया था, जिसमें सेफ्टी और इक्वालिटी इंश्योर किया गया था फिजिकली डिसेबल्ड पीपल के लिए। ये लॉ बनाया गया था कि उन्हें कहीं पे भी क्रिटिसाइज या डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा जस्ट बिकॉज क्योंकि वो डिसेबल्ड है, हाथ या पैर से लाचार है। ठीक है, सेकेंडली, थ्रू सम स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स सरकार ने इक्वालिटी की। कैसे, गरीब स्टूडेंट्स को जो स्कूल जो पढ़ना चाहते थे बट नहीं पढ़ पाते थे बिकॉज दे आर नॉट फिजिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग, उनके लिए क्या किया, स्कॉलरशिप्स निकाली, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किए, एजुकेशन हर के लिए क्या की, इक्वल वे में की। इसका एक और वन स्टेप फॉरवर्ड क्या था, द मिड डे मील जो सरकार ने निकाली ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों खुद को स्कूल में एनरोल कर सके, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था हमारे देश का, माल न्यूट्रिशन। बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी थी, बच्चे कमजोर थे, उन्हें ढंग का खाना मिलता है, दिन भर तो वो लोग ऐसे ही भूखे रहते थे, माँ बाप ही नहीं कमा पा रहे, उन्हें ही नहीं मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट, तो बच्चे कहाँ से खाएंगे। तो ये जो मिड डे मील था हर स्कूल में जो डाला गया, इस वजह से ताकि खाने की वजह से बच्चे स्कूल में आए, खुद को एनरोल करें और न्यूट्रिशन के साथ साथ उन्हें एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा सके, ज्यादा से ज्यादा अटेंडेंस हो, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स थे जो कि बनाए गए। द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, अगर मैं आपसे, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट आर द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट आवर country face या that our society faces या that is practice in our society that exist in our country। बहुत तरह का क्वेश्चन होता है ना, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लो, इससे आप बाकी सारे क्वेश्चन रिलेट कर सकते हो। व्हाट आर द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, जो अभी भी मौजूद है हमारे देश में। सबसे पहला कास्टिज्म, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एंड सेकेंड, जेंडर इनइक्वालिटी, मेल एंड फीमेल, अभी भी मेल और फीमेल में सुपीरियरिटी की इनइक्वालिटी होके बहुत जगह मर्द और औरत को अलग किया जाता है। बहुत सारे गांवों में ही लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं होती, लड़कों को होती। व्हाई? जस्ट बिकॉज ही इज अ मेल एंड शी इज अ फीमेल।
ओके, सो दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इज स्टिल प्रैक्टिस इन आवर कंट्री। ये दोनों बातें आप लिखिएगा और इसे एक्सप्लेन कीजिएगा 3 to 4 लाइन्स में, ठीक है। एंड आप लोगों को एक और चीज मैं चाहती हूँ देना, जो आप लोग मुझे आंसर करोगे। अगर कभी आप लोगों के एग्जाम में आए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इक्वालिटी इन इंडिया, पूरे देश में नहीं, ऑन इक्वालिटी इन इंडिया, तो अगर ये क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे आप लोग? शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले द टर्म इक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी क्या है उसे एक्सप्लेन करोगे। दैट प्रॉपर अपॉर्चुनिटी जो हर अदर इंडिविजुअल को मिलता है वो किसी को ना मिले, इन दैट सिचुएशन इनइक्वालिटी अराइजेस। इनइक्वालिटी किस किस वजह से, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कास्टिज्म है, तुम्हारा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, और लोगों के बीच में भेदभाव, उनके बैकग्राउंड की वजह से सोसाइटी में उनका सेटअप, ये सारी चीजें क्या है हमारे देश में अभी भी चली आ रही, जो क्या बताती है? इनइक्वालिटी को दर्शाती है। तो ये सारी बातें आप लिख लोगे, इस सारी चीज को ही लिखोगे और एक शॉर्ट नोट्स बनेगा आपका। ध्यान रखिएगा कि कितने वर्ड्स का है। अगर ज्यादा वर्ड्स का ना हो, सिर्फ 40 to 50 वर्ड्स का हो, तो 2-3 पॉइंट्स लिखिए और इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। लेकिन अगर 60 वर्ड्स में हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखिए और उसमें 2 लाइन्स लिखिए। दैट इज इनफ फॉर 3 to 4 मार्क्स आप लोगों को गेन करने के लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर 40 to 50 पॉइंट्स वर्ड्स का हो तो उसमें क्या कीजिएगा, सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखिएगा और उन्हें शॉर्टली एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड दिस क्वेश्चन आंसर सेशन वेरी वेल, और आपने इसका नोट्स बना लिया होगा। बच्चों, सिर्फ वीडियो देखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ वीडियो को हाफली प्ले करना है। लिसन केयरफुली व्हाट वी आर सेइंग एंड लिसन केयरफुली, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम पढ़ाना चाहते हैं, आप उसे पढ़ो। दैट इज फॉर यू ऑल्सो। और इसका नोट्स बनाइए, तभी आप समझ पाओगे कि टिल वेयर यू आर कॉन्फिडेंट कि आप आंसर कर सकते हो, टिल वेयर यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। और जहां पे भी प्रॉब्लम होती है, आई एम 24 आवर अवेलेबल फॉर यू ऑल। आस्क मी ऑन दैट कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो या कोई भी अदर क्वेश्चन, इसके एक्सेप्ट में कोई भी अदर क्वेश्चन आपके माइंड में आता है और वो आपसे सॉल्व नहीं होता है, जस्ट आस्क मी ऑन दैट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बच्चों, स्टडी अ लिटिल बिट, स्टे सेफ। घर से बाहर जाके खेलने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।